राजस्थान में क्या है, आप इनके नाम बता सकते हैं? कहाँ पर है ये दोनों? मैम ये जोधपुर में स्थित संस्थाएं हैं जो कि हमारा डेजर्ट एरिया है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए एक संस्थाएं बनी हुई है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से है। और ऐसे ही आफरी है जो कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि जोधपुर में है। तो ये जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने के लिए बनी संस्थाएं हैं। ठीक है। अभी एक समग्र इंद्रधनुष अभियान 3.0 अभियान चलाया जा रहा है, क्या है ये? राजस्थान में भी मैम इसका इनोवेशन किया, मतलब इनोवेशन। मैम जो कोरोना के दौर में जो बच्चे और माताएं जिन जिन तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पाया, उनके लिए ये अभियान शुरू किया गया है ताकि उनको कवर किया जा सके। कितने प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं इस अभियान में, कुछ आइडिया? मैम पहले इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जा रहे थे, 7 रोगों के निस्तारण के लिए, परंतु अभी इनमें संख्या बढ़ाई गई है, शायद 3 और बढ़ाए गए हैं। ठीक है। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, राजस्थान में सती प्रथा, घूंघट प्रथा और बाल विवाह जैसी, और हम देख रहे हैं कि इन दिनों राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन सब के बावजूद भी हम बोलते हैं कि राजस्थान का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच है, राजस्थान की संस्कृति है वो बहुत ज्यादा रिच है। तो आप क्या मानती हैं, आपको क्या कहना है इस पर? जी मैम, राजस्थान की संस्कृति वास्तव में ही काफ़ी रिच मानी जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे आदिवासी एरिया हैं तो उनमें महिला सशक्तिकरण देखने को मिलता है। वहाँ आज भी मातृसत्तात्मक जो समाज है उसके कहीं ना कहीं चिन्ह दिखाई देते हैं। तो कई कुरीतियाँ हैं जो कि धीरे धीरे मतलब जिनका निस्तारण किया जा रहा है, तो आने वाले समय में हमारी भी छवि छवि अच्छी होगी। ओके। अच्छा, योग को अभी खेल के रूप में, खेल का दर्जा दे दिया गया है खेल मंत्रालय द्वारा। तो इससे क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ देखने को मिलेंगे आने वाले समय मैम योग को अगर खेल का दर्जा दिया गया है तो इसका दर्जा दिया जाने के पीछे यही मतलब इसके पीछे मोटिव यही है कि लोगों को योग के बारे में जागरूकता आए और अधिक से अधिक लोग इसको अपनी जीवन पद्धति के रूप में अपनाएं, ताकि लोगों के जीवन शैली में सुधार हो सके और जो तनाव का प्रबंधन योग द्वारा किया जा रहा है तो वो इजीली किया जा सके। क्या आप डेली योग करते हैं? जी मैम, मैं डेली योग करती तो योग के बाद आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए हैं, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं? जी बिल्कुल मैम, मुझे जब से मैं योग करने लगी हूँ तो मुझे इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। ओके। अच्छा, योग शिक्षा को क्या विद्यालय में शामिल कर देना चाहिए एक शिक्षा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, या फिर अलग से क्लास होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? जी मैम, इसको एक शिक्षा के रूप में लागू किया जा सकता है, क्योंकि आज की जो जीवन पद्धति है इसमें एक बच्चा भी तनाव का अनुभव करता है, क्योंकि उसका जो भी सिलेबस होता है या शेड्यूल होता है वो काफ़ी हेक्टिक रहता है। तो इसको साथ साथ प्रबंधित करने के लिए, तनाव को प्रबंधित करने के लिए योग को भी जीवन पद्धति के रूप में अगर शुरुआती दौर से हम अगर अपनाएंगे तो मतलब लोगों के जीवन में अडेप्ट हो जाएगा, तो इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, एक वन स्टॉप शॉप स्कीम चल रही है राजस्थान में, किससे संबंधित है ये? जी मैम, ये महिलाओं से संबंधित वन स्टॉप सेंटर्स बनाए जा रहे हैं ताकि महिला की सुरक्षा बढ़ाई जा वन सके। मैं वन स्टॉप शॉप की बात कर रही हूँ। सॉरी मैम, इसके बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा, आप साइंस से भी हैं, साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। अच्छा, साइंस में टर्म आती है भारी जल, ये क्या है? जी मैम, आप रिपीट करेंगे प्लीज। भारी जल, भारी जल, हैवी भारी जल। वाटर, जी हैवी मैम, जो वाटर। हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, उसका D2 जो बनता है वो भारी जल कहलाता है और ये नाभिकीय क्रियाओं में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, मृदु और कठोर जल नाम की भी दो टर्म्स आती हैं, ये क्या है? जी मैम, जो मृदु जल है उसकी कठोरता उबालने से दूर की जा सकती है,
जबकि जो कठोर जल है उनको केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही उसकी कठोरता दूर की जा सकती है। उसको उबालने से उसकी कठोरता दूर नहीं की जा सकती। और जो मृदु जल है वो साबुन के साथ झाग देता है, जबकि कठोर जल झाग नहीं देता। ठीक है। अच्छा, बजट में युवाओं हेतु भी क्या नए प्रावधान किए गए? मैम मैं अभी बजट पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, तो मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँगी। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, राजस्थान सरकार है वो प्रवासी राजस्थानियों को राजस्थान से कनेक्ट करने हेतु क्या क्या प्रयास कर रही है? किसी फाउंडेशन की भी स्थापना की गई है राजस्थानियों को जोड़ने के लिए? मैम कोविड के दौर में जब प्रवासी आ रहे थे, तो राजस्थान सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि उनको मतलब जो भी प्रवासी आ रहे हैं उनको रहने, खाने पीने और कौशल विकास उनका, और उनको जो एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पर प्रॉपर इसके के लिए स्कीम कौन सी चल रही है मैम, इसके बारे में मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ निवेश को बढ़ावा देने के लिए, प्रवासी राजस्थानियों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। ध्यान नहीं है, जी ठीक मैम। है, कोई बात नहीं, आप पढ़ना है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट मेंबर। रवि सर। रवि। हाँ प्रिया जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं? जी सर। वेस्टर्न राजस्थान का एक पार्ट होने के बावजूद गंगानगर और वेस्टर्न राजस्थान की सांस्कृतिक की विशेषताएं काफी अलग अलग हैं। जी सर। क्या कारण है इसके? क्योंकि सर जो गंगानगर है हमारा उत्तरी जिला है, जो कि पाकिस्तान और पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और इसके जो भी मतलब यहाँ की संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पंजाब कम्युनिटी से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यहाँ सिख समुदाय अपना एक अलग प्रतिनिधित्व रखता है। तो सर जो राजस्थानी भाषा है वो यहाँ कम बोली जाती है, तो इसीलिए थोड़ा कल्चर सर यहाँ पे पंजाबी कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने बताया कि पंजाबी कल्चर का प्रभाव है, तो पंजाबी कल्चर का प्रभाव होना ही क्या नशे की बढ़ती प्रवृत्तियों का एक प्रमुख कारण है? गंगानगर में काफी नशीले पदार्थों की तस्करी गंगानगर के माध्यम से की जाती है, और सर ये नशे की तरफ एक लोगों में मात्र बढ़ती प्रवृत्ति भी, क्या इसका मुख्य कारण पंजाबी कल्चर ही है? नहीं सर, ये एक गौण कारक हो सकता है, परंतु मुख्य कारक के रूप में कई अलग कारक हैं जो कि नशा प्रवृत्ति को गंगानगर में बढ़ावा देते हैं सर। जैसे? जैसे कि सर ये जो पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होने के कारण वहाँ से सर जो अवैध नशे की सप्लाई होती है, तो एक सप्लाई चेन सर वो टूट नहीं पा रही है, तो मुख्य रूप से उस कारण से नशा इजीली मिल जाता है और ऐसा नशा किया जाता है जैसे कि चरस, गांजा और चिट्टा और स्मैक टाइप के नशे किए जाते हैं, जो कि राजस्थान में कहीं और नहीं देखने को मिलते हैं। आप मान लीजिए डीवाईएसपी बन जाती हैं, तो आपकी पोस्टिंग होती है गंगानगर में, तो कोई 3 ऐसे स्टेप बताइए कि आप तस्करी रोकने के लिए जो उठाना उचित समझेंगे। जी सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक जो सप्लाई चेन है इसको तोड़ने का प्रयास करूंगी कि इसमें इन्वॉल्व लोग या संस्थाएं को कौन कौन सी अवैध रूप से कार्य कर रही हैं। तो सर अगर मैं उस सप्लाई चेन तक पहुंच जाती हूँ तो मैं उसको तोड़ने का प्रयास करूंगी। दूसरा मैं सर जो यहाँ पे मेडिकेटेड नशा है कि जो दवाइयों मेडिकल की दुकानें हैं उस पे बिना प्रेस्क्रिप्शन के नशा दिया जा रहा है, तो उस पे रोक लगाने के लिए सर मैं इंस्पेक्शन करूंगी समय समय पर। तीसरा सर मैं युवाओं को जागरूक करने का अपने अपने पर्सनल स्तर पे और सामाजिक स्तर पे प्रयास करूंगी ताकि युवा जो भी भटकाव हो रहा है तो वो भटके नहीं। चलिए, कैंसर ट्रेन के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये? सर ये बठिंडा से आने वाली ट्रेन है जो कि बीकानेर तक आती है, और इसमें मुख्य रूप से कैंसर के पेशेंट आते हैं जो कि बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ कैंसर का इलाज करवाते हैं। तो पंजाब में भी काफी अच्छे हॉस्पिटल हैं, उसके बावजूद वहां से लोग राजस्थान में कैंसर का इलाज करवाने आते हैं। जी सर, राजस्थान में सर अच्छे डॉक्टर्स हैं और टेलीमेडिसिन की सुविधा भी दी जा रही है, तो सर इसलिए मतलब काफ़ी अच्छा इलाज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ आते हैं पेशेंट।
चलिए, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ग्रेन्स और जो बागवानी फसलें हैं उसके उत्पादन में गंगानगर की काफी अच्छी भूमिका है। इसके बावजूद जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पा रही ढंग से। कौन से कारक हैं जिनकी वजह से नहीं हो पा रही? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, क्योंकि ये राजधानी से काफ़ी दूर है, स्थित जिला है, तो अभी उस गंगानगर पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए, और बजट का आवंटन भी कम रहता है अपेक्षाकृत अन्य जिलों से। और सर, जो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं, इनकी तरफ सरकार का ध्यान कम गया है, और आने वाले समय में सर, अगर इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं तो काफ़ी जीडीपी में योगदान हो सकता है। इस गंगानगर भी बजट में अग्रणी कोई जिलों में। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए ऐसी कोई घोषणा की गई है, आपने अगर पढ़ा हो तो? सर सॉरी, मैं बजट पढ़ नहीं पाई हूँ अभी तक। चलिए, एक सेम की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जी सर। क्या कारण है इसका? सर, यहाँ पे क्योंकि नहर प्रणालियाँ, 3 नहर प्रणालियाँ पाई जाती हैं, और जिप्सम की पट्टी पाई जाती है, जो कि हमारे सूरतगढ़, बड़ौपल एरिया में काफ़ी देखने को मिलती है। तो जिप्सम की परत होने के कारण जो पानी है जिसके थ्रू सिंचाई की जाती है, तो वो भूमि में रिस के जा नहीं पाता। तो सर, जो ऊपर लेयर के रूप में पानी रहता है, तो पादपों में जल की संभावना होने के कारण सर सेम की समस्या है। और इसके समाधान क्या है? जी सर, सर समाधान के लिए जो नहरें हैं उनकी लाइनिंग दोबारा की जाए, और प्लास्टिक की शीट उसमें लगाई जाए ताकि पानी का रिसाव ना हो। सर, सेम नाला बनाया जा सकता है जिसके थ्रू जो पानी एक्स्ट्रा है उनको उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है जहाँ पे पानी कम है। पानी का भूमिगत भराव किया जा सकता है, और इसके साथ साथ सर इंडो डच प्रणाली जो थी उसको वापस लागू किया जा सकता है, और ऐसे पादप लगाए जा सकते हैं कि जो पानी को अब्जॉर्ब कर सके। आपने पादपों का जिक्र किया। एक वृक्ष है जिसको पानी के लिए काफी ज्यादा ऐसे कहा जाता है कि वो जल का दुश्मन है, लेकिन वो सेम की समस्या को कम करने में काफी सहयोगी है। क्या आपने सुना है इसके बारे में? जी सर, आप सफेदे की बात करें? हाँ, यूकेलिप्टस कहते हैं इसको। जी जी सर। जी, एक नवजीवन योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। आपको पता है इस बारे में? सर मैंने पढ़ी है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। टूल किट क्या है, टूल किट? सर, अभी जो किसान आंदोलन है उनको उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक टूल किट नामक की किट काफी चर्चा में रही थी, जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसके थ्रू किसान आंदोलन को वैश्विक बनाया जा सकता है। इसमें सर जो पर्यावरण कार्य करता है, ग्रेटा थनबर्ग और इनके समकक्ष दिशा दिशा रवि नाम की महिला की भूमिका रही थी सर। अच्छा अच्छा। तो किसान आंदोलन का आपके गंगानगर में असर दिखाई देता है? सर, जो कि हमारे न्यूज़पेपर हैं उसमें आता है कि यहाँ के स्थानीय लोग जा रहे हैं दिल्ली के आसपास के एरिया में, बॉर्डर से। इसको लेके जो 3 कृषि बिल हैं या कृषि अधिनियम है, इनको लेके किसानों की क्या संदेह है? कोई ऐसे 3 संदेह जिसके आधार पे माना जा सके कि किसान आंदोलन सही कर रहे हैं? जी सर, इसमें मतलब सर किसानों का किसानों का क्या ये पक्ष है इसके बारे में? जी सर, सर किसानों का इसमें तर्क है कि क्योंकि सरकार के एमएसपी को धीरे धीरे खत्म कर देगी, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं या फिर जो पैन कार्ड धारी हैं, कोई भी व्यक्ति कृषि की उपज खरीद सकता है, और एपीएमसी के बाहर भी कृषि उपज बेचे जा सकते हैं। तो कालांतर में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका यहाँ पे सर मोनोपोली हो जाएगी, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर पिछड़ जाएगा। इसके साथ साथ सर किसानों की आशंका ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने के लिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने से जो औपनिवेशिक शासन था कि लैंड पे जो विदेशी कंपनियां हैं उनका आधिपत्य हो जाएगा। तो सर एक इस बारे में आशंका है। एक सर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है उसके थ्रू कालाबाजारी की आशंकाएं हैं, जिससे कि वापिस रेट बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। आपके क्या विचार हैं? क्या इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, या संशोधन किया जाना चाहिए, या जैसी स्थिति में उसी स्थिति में लागू करना चाहिए?
सर मेरी व्यक्तिगत राय है कि इन कानूनों को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो किसानों की हमारे देश में हालात हैं काफी अच्छे नहीं माने जा सकते हैं। उनके हाथ में जो इनकम आती है काफी कम आती है। तो अगर सर हम कोई एक्सपेरिमेंट नया करके नहीं देखेंगे तो हम उसके पॉजिटिव रिजल्ट या नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इसके बारे में काफी जो कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी राय दी है कि ये अच्छे होने वाले हैं। तो सर अगर इनको लागू किया जा सकता है तो हो सकता है हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। नहीं तो फिर इसको पूरे व्यापक स्तर पे पूरे देश में लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसको पायलट प्रोजेक्ट के पायलट रूप में भी मॉडल बना के भी कहीं लागू किया जा सकता है किसी एक स्टेट में, फिर इसके परिणाम देखें कि पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं या नेगेटिव। क्या ये सही नहीं है? जैसे सर वो एक देश एक मार्केट वाला, अगर जो एक देश एक मार्केट नीति है वो तभी सार्थक हो सकती है कि जब हम इसे पूरे देश में लागू की करते हैं तब। जी, थैंक यू प्रिया। अब प्रिया जी, आपने सनातन स्कूल, आपके स्कूल का नाम रहा है, तो सनातन धर्म क्या है? जी सर, सर सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो धर्म है। बाकी सभी धर्म ना होके संप्रदाय, पंथ और विचारधाराएं कही जा सकती हैं। धर्म वही होता है जिसे हम धारण करते हैं। तो सर सनातन ऐसा धर्म है जो कि ना जिसका आदि हुआ है ना उसका अंत हो सकता है। तो जो सत्य की बातों पे आधारित धर्म है वही सनातन धर्म है और वही एकमात्र धर्म है। तो फिर हम जैसा देखते हैं कि इस्लाम धर्म है या दूसरे और ईसाई धर्म है, तो ये धर्म नहीं है? सर ये विचारधाराएं हैं, धर्म एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। मतलब वो सब विचारधाराएं धर्म नहीं है? इसका मतलब हम जो ये देखते हैं या पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, तो ये रिलीजन नहीं है आपके हिसाब से? सर ये संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, पंथ हैं, धर्म नहीं है सर ये। ओके, धर्म नहीं है। तो धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, ये दो शब्द है, क्या अंतर है इन दोनों में? सर धर्मनिरपेक्षता है कि कोई भी धर्म किसी भी देश का कोई धर्म नहीं होगा, परंतु भारत इसके प्रति सर ये मॉडल जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है ये यूरोपीय कंट्रीज ने अपनाया हुआ है, पश्चिमी देशों ने अपनाया हुआ है। जबकि भारत में इसके समकक्ष पंथ निरपेक्षता अपनाई गई है कि भारत किसी भी पंथ को संरक्षण नहीं देगा, अपितु सभी पंथों को के विकास के लिए उसको संभावनाएं, जो भी पंथ है उनके विकास के लिए सर उनको एक मंच देगा ताकि सभी प्रफुल्लित हो सके। बताइए, आप कौन कौन से पंथ है भारत में? सर जो सिख पंथ है सर, जो सर काफी पंथ है, बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी पंथ है सर। और धर्म कौन कौन से है भारत में? सर धर्म वास्तव में सनातन धर्म ही कहा जाता है और बाकी सर विचारधाराएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, मतलब संप्रदाय हैं। भारत में कोई धर्म नहीं है, इसका मतलब सिर्फ पंथ ही है यहाँ पे? जी सर। ठीक है। तो गुरु नानक जी ने कौन सा पंथ चलाया था, और गुरु नानक जी की कोई मुख्य शिक्षाएं बताइए आप, एक है दो, जो आपको प्रभावित करती है या जो अभी भी लोग उसको मानते हैं? जी सर, उन्होंने जो पंथ चलाया वो खालसा पंथ था और जो कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 ईस्वी में स्थापित किया गया सर। उसके नानक साथ साहब ने साथ चलाया? जो खालसा पंथ नानक साहब ने चलाया था? सर गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था। मैंने गुरु नानक जी का पूछा है, इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? सर गुरु नानक देव जी की विचारधारा ही थी। इन्होंने पंथ कौन सा चलाया सर, मैं इसके बारे में अभी सर मैं रिकॉल नहीं तो कर पा रही हूँ। अभी आपने सिख पंथ कहा था, या सिख, जिसको हम सिख धर्म कहते हैं, वो गुरु नानक जी ने नहीं चलाया था? इसकी शुरुआत किसने की? सर सिख पंथ की स्थापना वास्तव रूप में सर खालसा पंथ के रूप में मानी जाती है, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने की। आप श्योर है? इसके पहले मतलब खालसा पंथ से पहले कोई सिख धर्म नहीं था, इसका मतलब? सर सिख जो खालसा धर्म में दीक्षित अनुयायी थे उनको ही कहा जाता था। इनके प्रवर्तक वास्तव में गुरु नानक देव जी थे। खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह जी ने चलाया था खालसा पंथ। तो क्या बातें थी जी इस सर। पंथ की, मुख्य बातें? सर इसमें बिना जात पात के भेदभाव के, अछूत और इन सभी जो कुरीतियां हैं उनका दमन करके व्यक्ति विशेष की मान्यता को स्थापित किया गया था। और सर इसमें महिलाओं को भी बराबर दर्जा दिया गया था और जात पात खालसा, के जो भी। ठीक है। एक खालसा जो शब्द है, खालसा शब्द का अर्थ क्या है इसका हिंदी में, अगर इसको, इस शब्द का क्या अर्थ?
सर ये सिखों की फौज मानी जाती थी, खालसा। ठीक है, इतिहास विषय भी आपने पढ़ा है जी ना? सर। आप अभी इसमें पीजी किया आपने? जी जी तो जी मुझे सर। आधुनिक इतिहासकारों का नाम बताइए, भारतीय, दो पुरुष और दो महिला आधुनिक इतिहासकार। सर आरसी मजूमदार और सर विपिन चंद्र। और सर महिला महिला? इतिहासकारों का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ सर, सॉरी मैं। विपिन चंद्र जी की कोई प्रसिद्ध किताब का नाम बता दीजिए। सर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पे एक पुस्तक लिखी है, पर मैं एग्जैक्टली नाम नहीं याद कर पा रही हूँ सर। तो आपके जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है, इसमें कौन कौन से विषय हैं आपके इतिहास में आपके पास में? अलग अलग पेपर पोस्ट होंगे ना उसमें? ग्रेजुएशन हाँ। सर उसमें एक राजस्थान हिस्ट्री का पेपर था, एक मिडाइवल हिस्ट्री का पेपर था सर, इसके साथ 2 मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर थे सर। ठीक है। आपकी हॉबी है योगा। तो ये योगा है या योग है? सर योग हमारी एक उपासना पद्धति थी जो जिसमें आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जाता है। पर योग जो वास्तव में अब प्रचलन में है वो योगा है, जिसमें हम आसन प्राणायाम और काफी क्रियाएं करते हैं सर। शारीरिक क्रियाएं जो करते हैं उसमें योगा के मतलब महत्व की जाती है। पहले पहले योग था, अब योगा हो गया, इसका अर्थ ये समझे? जी जी सर। नहीं, अभी भी अभी अभी मतलब सही शब्द क्या है आपका? इसका योग कहोगे या योगा कहोगे? क्या कहना चाहिए हमें इसको? जैसे मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मुझे इसको, इस शब्द को क्या बोलना चाहिए? योगा बोलना चाहिए या योग बोलना चाहिए? सर वास्तव रूप में तो ये योग ही है। अगर हम इसके जो अष्टांगिक मार्ग को अपनाते हैं तो ये योग है। अगर सर हम इसके शारीरिक पक्ष को ही अपनाते हैं जिसमें हम आसन और प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं तो सर ये योगा है। अच्छा, तो योगा आपकी हॉबी है, तो प्रशासन में क्या फायदा होगा इससे? आपको क्या फायदा मिलेगा? जी सर। सर क्योंकि प्रशासन में जाने पे 24/7 हमें काम कार्य संस्कृति देखने को मिलती है, तो सर शरीर का ऊर्जावान रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो योगा करने से मुझे लगता है कि शरीर ऊर्जावान रहता है और जो भी तनाव है, प्रशासन में आने वाली चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हमें स्थित प्रज्ञ की अवधारणा को लेके साथ में चलना है, तो योगा करने से एक जो माइंड सेट है वो स्थिर रहता है और ठीक सर है। आने वाली हाँ, चुनौतियाँ हैं उनका मैं स्थित ठीक है, प्रज्ञ रूप ठीक से है। ओके, अ, ओके। ठीक। एक चक्र होते हैं, हम योगा में चक्र चक्र पढ़ते हैं, कितने चक्र हैं, कौन कौन से हैं? जी सर 7 चक्र माने जाते हैं जी, जिसके थ्रू कुंडली को जागृत किया जाता है। इसमें सर 7 चक्रों में इसमें सर पहले चक्र का नाम नहीं याद कर पा रही हूँ मैं। स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, विशुद्धि चक्र है, हृदय चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र है सर। मणिपुर चक्र कहाँ पर रहता है? सर नाभि पे रहता है। पक्का श्योर है? जी सर। अंतिम प्रश्न है आपके लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या क्या यौगिक उपचार है? सर कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले आपको यौगिक क्रियाएं करनी चाहिए जिसमें आप आसन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर प्राणायाम की जो विधियां हैं उसके द्वारा, क्योंकि ये कौन कौन चलनी से डिजीज आसन, है। आसन कौन कौन से करने चाहिए आप बताइए? प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? सर प्राणायाम में जो सूर्य भेदी प्राणायाम है जिसमें अनुलोम विलोम की क्रिया की जाती है, भस्त्रिका किया जा सकता है, क्योंकि सर कोरोना अपने साथ साथ केवल डिजीज नहीं लेके आया, तनाव भी लेके आया, तो भस्त्रिका करने से हमें तनाव प्रबंधित करने में मदद मिलती है। तो ये भ्रामरी, भस्त्रिका, ये सब पे किया जा सकता है। ठीक, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी क्या अंतर है इनमें? सर जो नसिका है उसका बायां और दाएं भाग श्वास लेना और इनहेल करना। सूर्य सूर्य वेदी में कौन सी नासिका से सांस लिया जाता है, कौन से छोड़ा जाता है? सर राइट साइड से जब लिया जाएगा तो वो सूर्य भेदी कहलाएगा, राइट अगर मतलब, लेफ्ट साइड से राइट लिया मतलब जाएगा तो दाएं 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 नासिका से। जी सर। राइट दाएं है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है। मैं ही दे देता हूँ फीडबैक। अच्छा है काफी, लेकिन फिर भी आप जैसे सनातन धर्म और पंथ में यहाँ पर इसमें फंसे नहीं, इसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लें कि पंथ में और धर्म में क्या अंतर है। वैसे जनरली जो शब्द धर्म ही प्रचलित है, हम लोग धर्म ही पढ़ते हैं, सब जगह अभी तक वही पढ़ते आए हैं। ये हो सकता है हम लोगों ने अपने अपने अपना अपने ग्रंथों में हमने इसको सनातन धर्म कहा है या पंथ कहा है, लेकिन हम कहीं भी रिलीजन सर और ये धर्म,
आप इसको देख ले एक बार फिर। और सर ये जो राजेंद्र सिंह से सर आए थे अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, तो यहाँ पे सूरतगढ़ में आए थे, तब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया मुझे, जो मैंने अभी बोला वो उन्होंने ही बताया। हाँ मैम, हो सकता है वो सही हो, लेकिन फिर भी जैसे हमने आज तक जहाँ भी किताबों में पढ़ा है, जो जैसे आपने भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, जो हम वही देखते हैं, भाई हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हम धर्म ही पढ़ते हैं इसको सामान्यतः। ठीक है, आप इसको एक बार क्लियर कर ले अच्छे से। और खालसा पंथ और गुरु नानक जी, वहां पर आप थोड़े से उसको अपने खालसा पंथ पे आ गए आप सीधे। वो अर्जुन देव जी ने चलाया था। इनके बारे में, क्योंकि आपके ये सब आपके बायोडाटा में आ रहा है, गुरु नानक आपके कॉलेज का नाम है, खालसा भी आपके उसमें नाम आ रहा है, सनातन धर्म, ये सब आपके उसमें आ रहा है, तो उसमें सीधे सवाल उठ रहे हैं ये, तो इनको आप अच्छे से और कर लेना है ना। आधुनिक इतिहासकारों के नाम भी, महिला इतिहासकार भी कोई हो तो उसको भी देख लो। योग और योगा शब्द मुझे लगता है कि योग शब्द ही है सही शुद्ध शब्द तो। योगा क्या कि हम अंग्रेजी में योग वाई जी लिखते हैं तो इसको योगा बोलने लगे हैं। बाकी ये नहीं है कि जैसे आप प्राणायाम करते हो तो इसको योग कहेंगे, या आंतरिक करते हो बाह्य करते हो तो इसको योगा कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। योग शब्द ही शुद्ध शब्द है, योग ही है वो, हिंदी का संस्कृत और जी योग ही है। और बाकी चक्रों को वगैरह इनको आप देख लेंगे आप ऐसे इनको तो। बाकी अच्छा है, ओवरऑल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस वगैरह बहुत बढ़िया है आपका। और फ्लो भी अच्छा है। थोड़े से आप आंसर लंबे दे रहे हैं, मतलब जितना पूछा जा रहा है उससे आप थोड़ा ज्यादा बता रहे हैं, तो वो शायद हो सकता है आपको इतना आपको नहीं सुने। जैसे मैंने आपको कई बीच में रोक लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सर। प्रिया प्रिया जी, एक तो आपने जो फूड प्रोसेसिंग वाला आपसे मैंने सवाल पूछा था, आवाज आ रही है मेरी? सर, कट कट के आवाज आ आ रही रही है है सर, आपकी आपकी आवाज। आवाज आ रही है। हाँ, जैसे फूड प्रोसेसिंग वाला पूछा था तो इन्होंने कहा कि गंगानगर की तरफ सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे जवाब से बचना है। इसमें ऐसे कहा जा सकता है कि जैसे सरकार के पास संसाधनों की कमी है, इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है, तो जो भी है इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा। ये आपका जवाब होना चाहिए था यहाँ। ये मेरे को थोड़ा सा जी सर। ठीक नहीं लगा, और शायद वहां भी ठीक नहीं लगे अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक डीवाईएसपी वाला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए, तो उसमें आपका जो जवाब है वो एक पुलिस अधिकारी की तरह होना चाहिए। कि मुफ्ती नेटवर्क को मजबूत करूंगी, गश्त बढ़ाई जाएगी। आपका जो पहला ओके। जवाब था वो बिल्कुल सही था कि नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेटवर्क टूटेगा कब? नेटवर्क तब टूटेगा जब आप मुखबिर जो नेटवर्क है उसको मजबूत करेंगे और गश्त बढ़ाएंगे। जी सर। बाकी ओवरऑल ठीक है, एक जैसे सभी सदस्यों के लिए है ये। जैसे किसी कुछ पूछा जाता है, हम पूछते हैं कि आपके जिले की किन्हीं 5 शख्सियत का नाम बताइए, तो कोई विशेष उनका प्रोफेशन है तो उनका प्रोफेशन का, जैसे आपसे पूछा गया कि इतिहासकारों के नाम बताइए, तो आपको वहाँ पर प्रोफेसर लगाना चाहिए था, प्रोफेसर विपिन चंद्रा, प्रोफेसर आर सी मजूमदार। महिलाओं का पूछा जाए तो प्रोफेसर रोमिला थापर। और अगर सामान्यतः पूछा जाए तो श्री और श्रीमती, क्योंकि वो थोड़ा ओड लगता है वहां पे बैठने के बाद। जी सर। बाकी अच्छा है। बजट तो हम सबका ही कमजोर है अभी, महावीर जी। ठीक है, बढ़िया। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा था। थोड़ी घबराहट लग रही है, लेकिन ये पहला ही मौका है, इसलिए घबराहट सभी की रहेगी। जी थैंक यू। सर। ललिता जी। जी प्रिया जी। अम, अच्छा था काफी ना, कॉन्फिडेंस वगैरह तो काफी अच्छा था। अच्छा, एक क्वेश्चन ना, सती प्रथा राजस्थान का रिच कल्चर है ना, फिर भी इतनी सारी वीमेंस के अगेंस्ट इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो उसमें आप एक ही लेकर आए, एक ही लाइन लेके, मतलब जो साउथ में है वो महिला सशक्तिकरण की चीजें हैं, आपने एक में इसको करने की प्रयास किया, तो उसको थोड़ा आप और कर सकते थे। कल्चर सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी काफी सारी चीजें हैं महिलाओं के साथ जो अच्छी। और दूसरा, जो इंदिरा गांधी नहर के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जा रहा है आपके के द्वारा, वो आज आर्टिकल आया था काफी लंबा, तो उसमें वो शीशम के और रोइडा के वृक्ष लगाने की बातें हैं, तो आप देख लेना ना। वन स्टॉप शॉप है वो, उद्योगों से संबंधित है, बजट में भी इस बारे में चर्चा की थी, तो वो देख लेना ना। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा है। और राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मैंने अभी 2 दिन पहले देखा था, 13 फरवरी को मनाया जाता है ना।
हाँ, सरोजिनी नायडू जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक। हाँ, एक सवाल, एक और पॉइंट रहेगा। तो पहला सवाल था कि राजस्थानी में अपना परिचय दीजिए, तो आपने मना कर दिया, नहीं मैं हिंदी में दूंगी। तो शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। और आपको वो बोलते सर अंग्रेजी में आप अपना परिचय दीजिए, आप अंग्रेजी में बोल देंगे, विदेशी भाषा बोल देंगे, लेकिन राजस्थानी तो आपके खुद के स्टेट की भाषा है, आपकी मातृभाषा। तो इसमें आपको कम से कम इतना तो याद कर ही लेना आप अपना परिचय, तो है ना। जी सर। या फिर आप कह दो कि मैं सर सर ये पंजाबी हमारे में बोलना साथ चाहूँ। प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत आप पंजाबी में बोलना चाहूंगी सर, मुझे सर राजस्थानी ये अच्छे से नहीं हमारे आ रही साथ है। प्रॉब्लम है, आप लोग क्या करें। हाँ, तो इसको सीखना पड़ेगा, ये तो सीखना, चार मेरा पांच भी लाइन। प्रिया जी यही मेरा भी यही आंसर होता है जो प्रिया जी का था। नहीं ना, तो इसमें तो ये ऐसे प्रश्न है, इसमें आप ना नहीं दे सकते, ये ना वाला प्रश्न है ही नहीं। जी सर। सर कितनी पढ़ी है मैं राजस्थानी। बताओ सर नंदू सिंह जी, और अब बात करो आप आराम से।